आज के वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ मुख्य रिएक्शंस की बात करेंगे जो कि 12th में आते हैं। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं नाम वाले जो कि 12th के एग्जाम में आते भी हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और इनको समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता है। इसलिए बेसिक के तौर पे आज से हम लोग अल्टरनेट करके एक दिन गैप लगा के ऐसे रिएक्शनों को डालते रहेंगे कि आप लोग को अभी से समझने में उसको सुविधा हो। लगभग ये 30-40 रिएक्शंस हैं नाम वाले। अगर इन रिएक्शंस को आप शुरू से ही समझ के रखोगे तो उसके बाद इनका मैकेनिज्म बताया जाएगा तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आपको केवल इन रिएक्शंस को समझना है कि इसमें रिएक्टेंट कौन होता है, प्रोडक्ट कौन होता है, कैसे रिएक्टेंट आया और कैसे उसका प्रोडक्ट बना। तो इनको ध्यान में रखिएगा। तो आज जो है हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मूलभूत रिएक्शंस में 12th के बच्चों के लिए दो रिएक्शंस ले रहे हैं फिनॉल के। एक है कोल्बे अभिक्रिया और एक है राइमर टीमैन अभिक्रिया। ये दोनों चूंकि एक जैसी हैं इसलिए इनको थोड़ा समझने में आसानी होगी अगर एक साथ पढ़ेंगे तो, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे। 30-40 मिनट के अंदर इन लोगों को बढ़िया से डील कर देंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि फिनॉल किसे कहते हैं। आपको पता है बेंजीन के बारे में। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सारे बच्चियों को पता होगा। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये इस प्रकार होता है। इसमें अल्टरनेट आप डबल बॉन्ड डालते हो या इसको आप लोग इस तरह भी बना देते हो। इस तरह करके यहाँ पे आप एक बेंजीन वाले डाल देते, रिंग डाल देते हो बेंजीन वाले, ठीक है। ये इसका अणु सूत्र होता है C6H6 और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस बेंजीन वाले में इसमें हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन है। ये जो देख रहे हो बाबू, ये हर एक कॉर्नर पे एक क्या है, कार्बन है और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। और अल्टरनेट इनके बीच में डबल बॉन्ड है। ये हो गया C6H6। ये इतनी बड़ी संरचना को हम लोग रिएक्शंस में इस तरह या इस तरह लिखेंगे। तो जब भी हम इस तरह लिखे तो समझ जाना यही बेंजीन है, राइट। इसके बाद ये भी आप जानिएगा कि फिनॉल बनता कैसे है। तो जब इस बेंजीन वाले में से हाइड्रोजन समूह को हम हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि सिंगल बॉन्ड OH के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो फिनॉल बनेगा। यानी कि यहां से अगर कहीं से भी एक H को हटाकर वहां पर OH लगा देंगे तो ये फिनॉल बनेगा। यानी कि अगर इस बेंजीन वाले में हम OH लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसमें OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। गौर कीजिएगा, एक H के हटने से कारण एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। इसका अणु सूत्र हो जाएगा C6H5OH, राइट। तो ये फिनॉल का अणु सूत्र हो गया। तो इतनी बात आपको पता चल गई कि बेंजीन क्या है और बेंजीन से फिनॉल कैसे कन्वर्ट हुआ। बेंजीन में से हाइड्रोजन परमाणु को यदि आप हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करोगे तो क्या बनेगा, फिनॉल। ये बात हुई फिनॉल की, ठीक है। अब हम कोल्बे अभिक्रिया और राइमर टीमैन अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। पहले इनका एक संक्षिप्त रूप आपके सामने रख दे। यह है कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है। कोल्बे अभिक्रिया को ही कहा जाता है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया बोलो या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया बोलो, इसको देख लो। इसका पैटर्न क्या होता है, इसमें अभिकारक फिनॉल होगा। अभिकारक क्या होगा, फिनॉल होगा। यानी आपको फिनॉल लेना पड़ेगा। फिनॉल के साथ साथ क्या क्या कंडीशन है वो देखिएगा। ये फिनॉल ले लिया, फिनॉल के साथ क्या क्या कंडीशन है तो ध्यान दीजिएगा। फिनॉल के साथ आपको 3 रिएक्टेंट ले लेने हैं। पहला ले लेना है NaOH, तब लेना है CO2 और तब लेना है HCl। तो पहला आप लेते हो NaOH इसमें, दूसरा आप लेते हो CO2 और तीसरा लेते हो आप HCl, ठीक है। तो ये फिनॉल है और ये 3 कंडीशन लेते हो तो इससे बनता है सैलिसिलिक अम्ल। मतलब यहाँ पर ये बेंजीन वाले में बन जाता है COOH और एक जगह यहाँ लगा रहता है OH, दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक अम्ल। तो कोल्बे अभिक्रिया में आप फिनॉल को सैलिसिलिक अम्ल में कन्वर्ट करते हो। अब बात करते हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया की। तो यहां से आप देख लीजिए राइमर टीमैन अभिक्रिया। तो राइमर टीमैन अभिक्रिया को देख लीजिए आप लोग। राइमर टीमैन अभिक्रिया में क्या होता है, तो राइमर टीमैन अभिक्रिया में आप लोग को यह ध्यान रखना है कि राइमर टीमैन अभिक्रिया में भी जो अभिकारक होगा वो फिनॉल होगा। यानी आपको फिनॉल ही लेना पड़ेगा। ये 2 पार्ट में बांट दे रहे हैं, आपको फिनॉल ही लेना पड़ेगा।
ठीक है। अब कंडीशंस क्या क्या होंगी वो देख लीजिए। यहां भी पहला वाला सेम वही का रहेगा, कौन, NaOH। दूसरा वाला बदल जाएगा, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म CHCl3 आ जाएगा, और तीसरे में फिर HCl ही रह जाएगा, और तो बनेगा आपका सैलिसल्डिहाइड। तब आपका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो कौन प्राप्त होगा, सैलिसल्डिहाइड। मतलब यहाँ CHO लगा रहेगा और एक जगह क्या लगा रहेगा, OH, राइट। तो ये कोलबे अभिक्रिया के द्वारा आप फिनॉल को सैलिसिलिक अम्ल में बदलते हो, और राइमर टीमन अभिक्रिया के द्वारा आप फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में बदलते हो। पूरा मैकेनिज्म अभी बताने वाले हैं, घबराना नहीं है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर क्लोरोफॉर्म की जगह आपने CCl4 ले लिया तो राइमर टीमन अभिक्रिया में भी सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। सारी चीजें लिखवाने वाले हैं। अभी आप कोलबे अभिक्रिया को देखिए, कोलबे अभिक्रिया में क्या किया जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन कोलबे अभिक्रिया के लिए हम रिएक्शन लिखना चालू कर रहे हैं। यह है कोलबे अभिक्रिया। इस रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा, और जो रिएक्शन है उसका वही लैंग्वेज भी होगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम कोलबे अभिक्रिया में आप फिनॉल को लीजिए, और फिनॉल को आप रिएक्शन कराइए किसके साथ, NaOH, मतलब कास्टिक सोडा। ध्यान रखिएगा, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करानी है। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप NaOH के साथ ही रिएक्शन कराओगे। NaOH की जगह पे आप KOH का भी प्रयोग कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से करानी है, अगर NaOH लिए हो तब। यदि KOH ले लिए हो तो KOH से कराना है, राइट। बस फर्क कितना रहेगा, KOH लोगो तो Na जहां जो आ रहा है वहां पे K आते जाएगा, कंप्लीट। ये देखिए, इसकी अभिक्रिया NaOH से कराएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें साइड प्रोडक्ट को नहीं लिखा जाता है, मेन प्रोडक्ट को लिखा जाता है। तो ये NaOH से जब रिएक्शन कराओगे तो ध्यान दीजिएगा, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा वो देखिएगा। यहां से OH रिप्लेस होगा और यहां से H रिप्लेस होगा। मैकेनिज्म बाद में समझाते रहेंगे, अभी बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है। गौर कीजिएगा, OH यहां से रिप्लेस होगा, H यहां से, और ये H2O बना के बाहर निकल जाएंगे, यानी -H2O मतलब H2O का विलोप हो गया यहाँ पे। और ये जो H हटा है उसकी जगह पे Na आ जाएगा। ये जो है इस तरह बन जाएगा ONA। इसका नाम होगा सोडियम फीना ऑक्साइड। इसका नाम होगा सोडियम फीना ऑक्साइड। क्या होता आप लिख भी सकते हो, इसका नाम होगा सोडियम फीना ऑक्साइड, कंप्लीट। अब ये जो सोडियम फीना ऑक्साइड मिला है, इसको CO2 के साथ लगभग 4.8 ATM और 400 केल्विन ताप पर गर्म करोगे, राइट। तो ये जो सोडियम फीना ऑक्साइड मिला है, इसको आपको CO2 के साथ क्या करना है, गर्म करना है। कितना टेम्परेचर और प्रेशर लेना है, 4.8 ATM। ये लगभग में है 4 से 7 ATM होता है, हम 4.8 लिए, और 400 केल्विन जो है आपको टेम्परेचर लेना है। तब क्या होता है वो देखिए, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है। ONA को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है, ONO जहां पर है वहीं पर बना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये जो CO2 मिला है, ये CO2 क्या है, तो इसमें C डबल बॉन्ड O है, मतलब C के साथ 2 O लगे हुए हैं। तो ये जो 2 साइड में वो है वो एक ही साइड में आएंगे, और ये जो CO2 है वो यहाँ बगल में ऑर्थो प्लेस पे, यहाँ पर या यहाँ पर, यानी इसके ठीक बगल में 1-2 नंबर पे, यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर या यहाँ पर CO जाएगा, और चूंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर से हटाया तो हाइड्रोजन हटा था, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 पांचों कार्बन के साथ हाइड्रोजन। यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो CO2 के साथ इंक्लूड होगा, तो ये बना देगा इस तरह आपका, ये होगा बाबू ONA रह जाएगा, और इसके ठीक बगल में ये 1 नंबर पे है तो 2 नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा COO। ये जो COO है वो आया, और इसके साथ कौन इंक्लूड हो गया, हाइड्रोजन H, राइट। ये जो बना है ये तो डायरेक्ट आके जुड़ गया था बगल में, यहाँ पर चूंकि ये सोडियम है और ये हाइड्रोजन है, तो इनमें रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा या अनुनाद प्रभाव के द्वारा दोलन होगा, और चूंकि इनकी क्रियाशीलता सोडियम जो है उसकी अधिक है, तो ये सोडियम रिप्लेस होकर हाइड्रोजन की जगह पर, हाइड्रोजन किसकी जगह पे चला जाएगा, सोडियम की जगह पे, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार का बनेगा फॉर्मूला। और कीजिएगा कि बेंजीन वलय आप बनाओगे, और बेंजीन वलय बनाकर आप इसमें यहां पर लगाओगे OH, और यहां रह जाएगा ये COONA, ठीक है। अब ये हो गया असली फॉर्म में आ गया किसके, सैलिसेट का, सोडियम सैलिसेट। सैलिसिलिक अम्ल से, सैलिसिलिक में से इक अम्ल हटाकर एट लगा देना है, सोडियम सैलिसेट अब हुआ है।
यहाँ पर ये नहीं हुआ था, ठीक है। और कीजिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर से रिपीट कर रहे हैं, CO2 जो C था वो आगे यहाँ पे इंक्लूड हुआ और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो उसके साथ मिल गया, लेकिन क्रियाशीलता में अंतर होने के कारण इन्होंने अपने स्थान का रिप्लेसमेंट किया, मतलब H की जगह पर Na चला गया और Na की जगह पर H चला गया। आपको कुछ नहीं करना है, वो क्रियाशीलता के आधार पर तत्व जो है अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन्हें अम्लीकृत कराइए, मतलब डिहाइड्रेशन करा दीजिए, इसका HCl लेकर आइए, जैसे कि बताया गया है Cl, ये देखिए पैटर्न, पहला NH आया, दूसरा कौन आएगा CO2 आया, तीसरा कौन है HCl, अब HCl आएगा, राइट। अब HCl जब आएगा तो क्या होगा वो देखिएगा, HCl आएगा तो यहां से Na और यहां से Cl, यहां से Na और यहां से Cl निकल जाएंगे, तो क्या निकलेगा माइनस NaCl, यहां से माइनस NaCl निकल गया। ध्यान रखिएगा ये जो तीर के चिन्ह के ऊपर वाला है वो ऐड होता है अभिकारक के रूप में इस तरह, और नीचे वाला है वो निकलता है प्रोडक्ट में, विलुप्त होता है, राइट। वो मेन प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अगर इस तरह भी लिखते हो तो ये हो जाएगा आपका कोलवे रिएक्शन। लेकिन ये कैसे हुआ इसको समझाने का मैकेनिज्म अगर एग्जाम में आ जाए 2 नंबर 3 नंबर में, तो इतना लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको टोटल लिखना पड़ेगा, राइट। ध्यान दीजिए, तो जब यहाँ पे HCl को लेकर आइएगा तो Na के साथ Cl विस्थापित हो जाएगा, NaCl बनाएगा और ये H Na के प्लेस पे जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह, ये हो गया OH और यहां पर हो गया COOH, दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, राइट। तो इसका लैंग्वेज भी सेम यही है जो बताए कि पहले हम लोग फिनॉल को NaOH के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो प्रतिस्थापन होता है, तो आपको बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, उसको CO2 के साथ जब 4.8 एटीएम यानी 4 से 7 एटीएम पर लगभग गर्म और 400 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तब एक मध्यवर्ती उत्पाद बना जिसमें हाइड्रोजन और सोडियम अपने स्थान का रिप्लेसमेंट करके सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाते हैं, जिसको हम डिहाइड्रेशन करा देते हैं, यानी अम्लीकृत HCl से डाल देते हैं, तो NaCl बाहर निकलता है, NaCl बाहर निकलता है और H जाके Na की जगह जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है, राइट। ये पहला तरीका हो गया सैलिसिलिक अम्ल का। तो सैलिसिलिक अम्ल कैसे बना इसका मैकेनिज्म आपको पता चल गया। अब इसमें कुछ और बातें जान लीजिए। ये जो सैलिसिलिक अम्ल है इसका अगर IUPAC नाम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये COOH है जो कि सबसे अधिक क्रियाशील समूह है, तो ये 1 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे होगा, ठीक है ना। COOH कार्बनिक यौगिकों में सबसे अधिक क्रियाशील होता है समूह, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो अगर इसका IUPAC नाम की बात करें तो 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, OH समूह को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। तो 2 नंबर पे यहाँ पे क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी। अब COOH 1 नंबर पे है, बेंजीन वाले में लगा है, तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। जैसा कि 11th के बेसिक में ही हम अपने बच्चों को पढ़ा चुके हैं और आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे बता दिया आपको कि 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। आपके पास सवाल क्या आया वो देखिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पे हम सैलिसिलिक अम्ल को लिखकर बता रहे हैं। ये जब सैलिसिलिक अम्ल आप बनाते हो इस तरह OH और यहाँ पे COOH, तो यहाँ तक तो ठीक है। जब यहाँ पर OH में आते हो, यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ H होता है और यहाँ पर भी होता है, यह लोन पेयर। तो ये लोन पेयर है, दो लोन पेयर हैं, इसका मतलब है इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। 2 लोन पेयर ये बात साबित कर रहे हैं कि इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। ऑर्थो और पैरा का मतलब आपको पता है, अगर 1-2 पर फंक्शनल ग्रुप है तो ऑर्थो है और 1-3 पर है तो पैरा है, राइट। तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो केवल ऑर्थो बनाया है क्योंकि 1 और 2 पर है। अगर यही 1, 2, 3 पर चला जाता है तो ये पैरा हो जाता है, लेकिन 1, 2 पर है तो ये ऑर्थो है। ऑर्थो का मतलब ये हुआ कि पैरा हमने नहीं बनाया, तो क्या पैरा नहीं बनता है? यस, पैरा इसमें बनता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनता है, इसलिए उसको हम लोग हिडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब पैरा बहुत कम मात्रा में क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो प्लेस पर जब ये लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप शो की देखते हैं बंधन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बंधन बन रहा है और यहाँ भी जब आप बनाते हैं तो ये इस तरह बनता है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ भी हाइड्रोजन बनता है। तो हाइड्रोजन बंधन के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं और इनकी क्रियाशीलता प्रबलता से बनी रहती है और ये प्रबल होते हैं, इसलिए इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो वाला ज्यादा बनता है और पैरा वाला अति न्यून बनता है। इसी में नहीं, राइमर टीमन अभिक्रिया में भी यही प्रोसेस दोहराया जाएगा। तो राइमर टीमन में भी 2 ही बनेगा प्रोडक्ट, ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी, लेकिन पैरा अति न्यून होगा, इसलिए हम लोग ऑर्थो का जिक्र करते हैं। ये बात हुई सैलिसिलिक अम्ल की लैंग्वेज की। अब सैलिसिलिक अम्ल का कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए जो कि आपके काम आएगा। सैलिसिलिक अम्ल का यूज कहाँ होता है आपके दैनिक जीवन में?
तो कार्बनिक संश्लेषण में इसका प्रयोग होता है, किसका? सैलिसिलिक अम्ल का। आप चाहे तो उतार भी सकते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं इसको। कार्बनिक संश्लेषण में सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग होता है और यह तो जो होता है पादप हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है, पादप हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है और ये मस्से को धीरे धीरे त्वचा से हटाने का कार्य करता है। देखते हैं किसी के फेस पर मस्सा हो गया तो मस्से पर दवा लगाई जाती है। वो दवा जो लगाई जाती है वो मस्से को काटने के लिए नहीं, मस्से में क्या होता है, मस्सा जो हुआ है वहां पे सेल यानी त्वचा में जो नमी है वो बढ़ जाती है और स्किन के जो सेल होते हैं, त्वचा के सेल होते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं जिससे वहां पर वो गुस्टा टाइप का निकल जाता है। तो जब सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग वहां दवा के रूप में करते हैं तो वो जो है सेल के स्किन सेल को एक जगह इकट्ठा होने से क्या करता है, रोकता है। मतलब ये एस्प्रिन की तरह कार्य करता है। एस्प्रिन जो कि एक ज्वरनाशी और पीड़ाहारी भी है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, यानी जो आपके दर्द को भी कम करती है, बुखार को भी कम करती है। प्लस ये भी आपको पता है एस्प्रिन का प्रयोग हार्ट अटैक के रोगियों को दिया जाता है जिनको हार्ट से रिलेटेड बीमारी है। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक में ब्लड का थक्का जमना एक मैटर होता है और एस्प्रिन जो है वो ब्लड को पतला करता है जिससे उसका थक्का बनने का चांस यानी गुस्टा जिसको बोलते हैं हम लोग, बनने का चांस कम होता है और ब्लड जो होता है पतला होकर बढ़िया से सर्कुलेट करता है और आपका जो हार्ट अटैक है वो आने की संभावना कम रहती है। ठीक है, तो ये सैलिसिलिक अम्ल का यूज था। अब आप देख लीजिए सैलिसिलिक अम्ल का और रिएक्शन, सैलिसिलिक अम्ल के आधार पर और कौन से कार्बनिक यौगिकों का हम निर्माण कर सकते हैं। तो सैलिसिलिक अम्ल को देखिएगा बाबू, तो सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको पता चल गया, कोल्बे अभिक्रिया में कैसे बनता है। ये देखिए सैलिसिलिक अम्ल, ये है COOH और ये है OH, दैट इज सैलिसिलिक अम्ल। इस सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कराइए। एसिटिक एनहाइड्राइड का हम समझते हैं आपको फॉर्मूला याद होगा, और नहीं याद होगा तो हम लिखने वाले हैं। एसिटिक अम्ल से बनेगा ये। एसिटिक अम्ल में आपको पता है CH3COOH होता है और एनहाइड्राइड जब आता है तो इसमें क्या होता है बाबू, ये CH3 तो रहेगा, इसके बाद एनहाइड्राइड समूह मतलब यहां पे क्या हो जाएगा CO का होल ट्वाइस O, याद होगा आप लोगों को। एसिटिक एनहाइड्राइड सॉरी यहाँ पे ये होल ट्वाइस इस तरह होगा। कैसे? क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड में यहीं से जो होता है OH हटता है और COOCH3 इस तरह आता है। ठीक है बाबू, तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। तो इसमें CH3 दो है तो CH3 एक जगह रखे, CO भी दो है तो CO एक जगह रखे, होल ट्वाइस कर दिए, एक ऑक्सीजन बाहर एक रख दिए। तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड का जो कि एसिटिक अम्ल से बना है। ये हो गया CH3 CO का होल ट्वाइस O, राइट। अब ये जो रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो ये जब रिएक्शन करता है तो एस्प्रिन बनाता है जिसका नाम अभी अभी हम आपको बताए थे, राइट। कैसे बनाता है वो देखिए, ये बेंजीन वाले अपनी जगह पर एकदम बरकरार रहेगा, इसको कोई भी हटाने वाला नहीं है कि क्यों ये बेंजीन वाले हट जाएगा तो रिएक्शन का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। गौर कीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो OH है OH भी इसी तरह बरकरार रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा हमको। OH जो है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। थोड़ा सा परिवर्तन क्या करना पड़ेगा तो आपको पता है CH3COOH जो है उसमें से OH को हटाकर क्या लगाए थे हम लोग, COOCH3, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना था। तो इसमें से भी OH को हम लोग हटाएंगे, ये OH यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम लोग किस तरह बनाएंगे, ये जो आया है O आ जाएगा यहाँ पे O, और O के साथ कौन निकलने वाला है तो O के साथ कौन आएगा वो देखिएगा। O के साथ ये पार्ट आएगा। O के साथ कौन रहेगा, O के साथ रहेगा COCH3। ठीक है, तो ये O है जाकर यहाँ अटैच हो गया, ये आप मान सकते हो कि ये O है, O के साथ ये COCH3 आ गया। ठीक है, आगे देखिए वहां से क्या हटा है तो COOH। COOH जो हटा है उसका रिप्लेसमेंट जो है कहां से आया, वो क्या बनाएगा तो वो जो है एसिटिक अम्ल अपना CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CH3COOH बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह नहीं लीजिए, सारा चीज बैलेंस है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सांद्र H2SO4 का प्रयोग कर देना है, सांद्र H2SO4। और यहाँ ये जो बना है दैट इज कॉल्ड एस्प्रिन, इसी को कहते हैं हम एस्प्रिन। एस्प्रिन जिसका नाम अभी अभी लिए थे, इसी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। एस्प्रिन को ही बोला जाता है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, एसीटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ये एस्प्रिन क्या है तो ये पीड़ाहारी है और
दर्दनाशी है, मतलब एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी और पीड़ाहारी दोनों का काम करता है, प्लस ब्लड का भी थक्का जमने से क्या करता है, रोकता है। इसको चाहे आप लोग तो नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, अब इसी में एक और रिएक्शन आता है वो देख लीजिए। आप लोग को पता चल गया एस्पिरिन कैसे बनता है, हम ये बता रहे हैं सैलिसिलिक अम्ल का महत्व क्या है आपके दैनिक जीवन में। अब गौर कीजिए, एक दूसरे रिएक्शन को आप देखिए, इसमें क्या होता है। इस बार हम लोग को सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया फिनॉल से करानी है। किसकी उपस्थिति में, तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हम फिनॉल से करा रहे हैं। देखिए ये OH और ये हमारे पास फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है। तो क्या होगा, तो कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, फिनॉल का वाला आके यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, H2O बना देगा। ठीक है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H H2 बनाएगा। ये हूबहू ये जो है इसी तरह रहेगा। यहाँ से H हटा है तो यहाँ पे COO बरकरार रहेगा, यहाँ पे OH बरकरार रहेगा, और H हटने के बाद यहाँ से OH हट गया कि यहाँ बॉन्ड खाली हो गए, जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा जहाँ से H हटा है। तो ये जो है इस तरह के यहाँ पे बेंजीन वाले लग गया। यहाँ पे C6H5 भी आप लिख सकते हो, इसी को C6H5 भी लिखा जाता है। और प्लस H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। प्लस H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसी को बोलते हैं फेनिल सैलिसिलेट। फेनिल सैलिसिलेट, इसका नाम क्या है, फेनिल सैलिसिलेट। ठीक है, इसका नाम है फेनिल सैलिसिलेट, और इसी को शॉर्ट में सैलोल कहा जाता है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सैलोल। और गौर कीजिएगा बाबू, सैलोल का यूज कहाँ होता है, तो इसका उपयोग आंतरिक घावनाशी मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, मतलब अंदर के जख्मों को भरने में किया जाता है। अंदर का मतलब आप समझते होंगे, जो आपके एक इंटरनल जख्म होता है कि एक्सटर्नल होता है। बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है वो बाहरी है, अंदर कुछ जख्म हो गया है पेट के अंदर, यहाँ पे कहीं ब्लड आ गया या पेट में कहीं घाव गया है वगैरह वगैरह, या मुंह में कहीं पड़ गया, तो इंटरनल केस में एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक और आपको बताते हैं इसी सैलिसिलिक अम्ल का यूज, जिसमें आपको ऑयल ऑफ ग्रीन विटर है ना, ग्रीन विंटर का एक संगठन मिलेगा। तो ये आप पास नोट कर लिए होंगे। अब देखिए क्या होता है अगले रिएक्शन में। आपको जिस तरह आप लोग फिनॉल से रिएक्शन कराए थे, उसी तरह इस बार मिथेनॉल से रिएक्शन कराना है, और सेम वही प्रोसेस होगा जो पीछे हुआ था, CH3OH से कराना है। और ये जो कराना है ये आपको HCl की उपस्थिति में कराना है। HCl की उपस्थिति में कराइएगा तो सेम उसी तरह आएगा जैसे पहले आया था बेंजीन वाला, OH अपनी जगह पे। यहाँ भी जो है H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, COOH बचा, COO बच गया, यहाँ से H हट गया, बॉन्ड खाली, यहाँ से OH हट गया तो H का भी बॉन्ड खाली, ये जाके यहाँ पे CH3 मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O। राइट, ये जो है मेथिल, ध्यान दीजिए, मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट, इसका नाम होगा मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है, इसका नाम हो गया मेथिल सैलिसिलेट। और ये एक सुगंधित कारक अवयव है, और यह जो है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का मुख्य घटक है। कंप्लीट। तो ये बात हुई आपके सैलिसिलिक अम्ल की, यानी कोल्बे रिएक्शन की। कोल्बे रिएक्शन से कैसे बनता है, कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल से क्या क्या बनता है, ये प्रॉपर्टी आपको बता दी। अब जो है हम लोग बात करते हैं किसकी, तब हम लोग बात करते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया की। राइमर टीमन अभिक्रिया को गौर से देखिए कैसे होता है। तो राइमर, इसको टीमैन इस तरह भी कहीं कहीं मिलता है, टीमन इसी तरह यहाँ मिलता है अभिक्रिया। ओके, राइमर टीमन अभिक्रिया, ये ध्यान रखिएगा। आपको पहले ही बोल चुके थे कि अगर क्लोरोफॉर्म का यूज कीजिएगा तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा, और CCl4 का यूज कीजिएगा तो आपको सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा। तो राइमर टीमन अभिक्रिया में सैलिसल्डिहाइड भी मिलता है, सैलिसिलिक अम्ल भी मिलता है। कोल्बे अभिक्रिया में केवल सैलिसिलिक अम्ल मिला था। ठीक है, तो गौर कीजिए, पहला रिएक्शन आप देखिए राइमर टीमन अभिक्रिया में क्या होता है। पहले हम लोग फिनॉल को लेते हैं, ये देखिए फिनॉल को हम लोगों ने ले लिया, बेचारे फिनॉल को लेकर हम लोगों ने NaH के साथ क्या किया, रिएक्शन करा दिया। तो वही पुरानी जो प्रक्रिया है वो होगी, यहाँ से OH और यहाँ से H हटेगा, H2O निकल जाएगा, और ये बेंजीन वाले के साथ कौन लग जाएगा, ONA, और इसका नाम होगा सोडियम फीना ऑक्साइड। इसका नाम होगा सोडियम फीना ऑक्साइड। यहां तक दोनों में सेम था। अब जो है यहाँ पर आपको CO2 से रिएक्शन नहीं कराया था, किससे, क्लोरोफॉर्म से कराना है। मतलब यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा CHCl3, और ये जाएगा तो NaH लेके जाएगा,
NH के साथ जाएगा, NH रहेगा यहाँ पे और NH जाएगा तो ये जो बनेगा यहाँ पे ONA बरकरार रहेगा, ONA अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, लेकिन C OH के स्थान पर जो है CHCl3 नहीं 2 आ जाएगा, क्योंकि एक जो क्लोरीन है वो इस सोडियम के साथ निकल जाएगा। ठीक है, ये जो CHCl2 बना है इसको फिर रिएक्शन में आगे बढ़ाइए, ये रिएक्शन में आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2NaOH लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2NaOH लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन को हटाना है, इसलिए 2 क्लोरीन को हटाना है, इसलिए तो 2 क्लोरीन को हटाना है तो ये 2 क्लोरीन हट जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा 2NaCl। यहाँ पर एक ही NaCl निकला था, राइट। तो जब एक Cl को हटाना था तो एक NaOH लेके आए थे, 2 Cl को हटाना है तो 2NaOH लेके आए, 2 Cl हट गए, तो ये क्या बनेगा, गौर कीजिए, ये बेंजीन वाले ठीक अपनी जगह पे बनेगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पे ONA अपनी जगह पे रहेगा और यहाँ पर CH रहेगा। दोनों क्लोरीन हट गए, दोनों क्लोरीन हट गए तो क्या हुआ, सोडियम के साथ गए तो 2 OH तो बचा है, जिससे CH के साथ कौन आके लग जाएगा, दोनों OH आके लग जाएंगे। अब ये आपको पता है कि 2 OH समूह जो होते हैं वो एक यौगिक में स्थायी नहीं होते और वो विघटित हो जाते हैं, जल का अणु त्याग देते हैं, तो यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H हटेगा और ये -H2O त्याग देगा, और H2O त्याग देगा तो ये क्या बनेगा, ये जो है पुरानी स्थिति में फिर आने वाला है। देखिए ONA रहेगा और यहाँ पर जो है ये CHO आ गया, ये जो है सैलिसल्डिहाइड का सोडियम लवण है, सैलिसल्डिहाइड एल्डिहाइड आ गया, सोडियम लवण है। अब आपको काम क्या करना है, तीसरा नंबर वाला, यानी यहाँ पर HCl को लेकर आना है। H2O तो निकल गया, अब HCl को लेकर यदि आप आते हैं, आप यहाँ पर तो HCl को लेकर आते हैं यदि, तो वही काम होगा, पुराना Cl इस Na को लेकर निकलेगा तो -NaCl हो जाएगा, और यहाँ पर बेंजीन वाले जो बना है, बेंजीन वाले में OH और ये हो जाएगा CHO, दैट इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, राइट। तो ये कब हुआ, तो जब आपने सैलिसल्डिहाइड बनाया तब, जब क्लोरोफॉर्म लिया तब। पहला कंडीशन आपको बता दिए थे कि जब आप NaH HCl सेफ रहने दोगे, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लोगे तब सैलिसल्डिहाइड बनेगा, और यदि CO2 लोगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। लेकिन ये भी बताए थे कि इसमें क्लोरोफॉर्म की जगह पे यदि आप CCl4 ले लोगे तो क्या बनेगा, यदि CCl4 ले लोगे तो क्या बनेगा, तो भी सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो राइमर टीमन अभिक्रिया में ये जो पहला प्रोसेस है जिसमें आप क्लोरोफॉर्म लिए हो, इसमें सैलिसल्डिहाइड बना है। कौन सा एल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। इसमें बादाम जैसी गंध होती है और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होता है। कंप्लीट, आगे देखिएगा। अब हमको बनाना है क्या, CCl4 लेकर सैलिसिलिक अम्ल। तो CCl4 लेकर बनाना है, तो इसमें यहां तक तो प्रोसेस सेम रहेगा, यहां से प्रोसेस आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। ये जो CHCl3 है उसको अलग करेंगे। तो ये आपका प्रोसेस समझ में आया होगा राइमर टीमेन का। अगर दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इसको मिटा के हम दूसरा प्रोसेस आपको बताने जाने वाले हैं राइमर टीमन में, कि राइमर टीमन अभिक्रिया में कैसे सैलिसिलिक अम्ल का उत्पादन होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज में आप लोग क्लोरोफॉर्म लिए थे उसकी जगह पे आपको CCl4 ले लेना है। जब यहाँ पे CCl4 लीजिएगा तो वही कहानी होगी। फिर NaOH हूबहू उसी तरह लेके आना है, NaOH लेके आइएगा और फिर उसी तरह यहाँ NaCl बाहर निकलेगा एक, ठीक है, और H2O भी बाहर निकलेगा -H2O। और ये क्या यहाँ पर इंक्लूड होगा, ये बेंजीन वाले तो बनाओगे ही बनाओगे, ONA में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ONA का प्लेस फिक्स है। यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया है तो यहाँ बचा कितना, CCl3। अब ध्यान दीजिए, पिछले वाले में अगर याद करते हैं आप याद कीजिए, पिछले वाले में यहाँ पर 2 Cl था तो 2 NaOH लिए थे, यहाँ पे कितने Cl हैं, 3। तब इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग 3 NaOH लेंगे। यहाँ पर NaOH कितना लेना पड़ेगा, 3 NaOH। जब 3 NaOH लेंगे तो यहाँ पे ये तीनों सोडियम मिलकर इसके साथ क्या बना देंगे, 3 NaCl। इसके जस्ट पीछे वाले में जब सैलिसल्डिहाइड बनाए थे तो उसमें यहाँ पर आप देखे थे कि 2 हटाना था, यहाँ पे 3 हटाना है तो 3 लेकर आए। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3 NaCl निकल गया तो 3 OH बचा है। 3 OH बचेगा तो वो कहाँ जाएगा, तो वहीं पर जाएगा जहां पिछली बार गया था।
ये बेंजीन वाले ठीक है, यहाँ पे ONA भी ठीक है, यहाँ पे जो आएगा कार्बन ठीक है, क्लोरीन तीनों हट गए हैं, क्लोरीन के साथ 3 कौन लग जाएंगे, OH समूह लग जाएंगे। अब जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल स्थायी नहीं होता है तो ट्राइहाइड्रिक कैसे स्थायी होगा? एक से अधिक अगर OH समूह उपस्थित रहते हैं तो ऐसा यौगिक अस्थायी होता है, तुरंत जल का अणु त्यागता है। ठीक है, अगर दो डिग्री 2 OH रहेंगे, डाइहाइड्रिक होगा तो त्याग कर एल्डिहाइड समूह बनाता है। अगर 3 रहेंगे तो वो त्याग कर जल का अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। याद रखिएगा, एक OH है तो वो अस्थायी है। अगर 2 OH होगा, जैसे कि पिछले वाले रिएक्शन में था सैलिसल्डिहाइड बनाने में, अगर 2 OH समूह था डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। वो डाइहाइड्रिक जो 2 OH समूह वाला है वो जल का अणु त्यागेगा तो एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन ये ट्राइहाइड्रिक है, 3 OH समूह है, तो 3 OH वाला जब जल का अणु त्यागेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह बनेगा, यानी कार्बोक्सिलिक समूह बनेगा। तो ये जो क्या करेगा, यहां से OH और यहां से एक H हटा देगा और ये -H2 रिप्लेस करेगा और क्या बनेगा, गौर कीजिए, ये बेंजीन वाले आप बनाए, बेंजीन वाले में आपने क्या किया, ONA लगाया अपनी जगह पे और यहां पर क्या किया, C, ध्यान दीजिए, यहां से OH हट गया, यहां से H हट गया, बचा क्या COOH। गौर कीजिए, यहां पर एक बॉन्ड था, यहां पे एक बॉन्ड था, 2 बॉन्ड थे, तो यहां से OH को आप रिप्लेस किए, यहां से H को, ये बचा केवल A। तो ये जो एक ऑक्सीजन है वो एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा COOH। अब लास्ट वाला स्टेप क्या, HCl लेके आइए, यहां पर HCl लेके आइएगा तो क्या होगा, यहां से Na रिप्लेस हो जाएगा, -NaCl बनाएगा और ये जो है परिवर्तित हो जाएगा आपका इस तरह, ये OH और यहां पर हो जाएगा COOH, दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक अम्ल। बात समझ में आ गई होगी? तो ध्यान रखिएगा, राइमर टीमन अभिक्रिया में ही यदि यहाँ क्लोरोफॉर्म है तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अब यदि यहाँ पर CCl4 को लेकर आ जाते हैं तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे, लेकिन इसमें ऑर्थो मुख्य होगा, इसलिए हम लोग ऑर्थो को ही लिखते हैं केवल। तो ये बातें थी इतनी कोल्बे अभिक्रिया और राइमर टीमन के बारे में। अभी ये संक्षेप में कुछ आपके रिएक्शंस को समझ में आए इसके लिए बता रहे हैं। आगे और जब ये रिएक्शंस आपको धीरे धीरे याद होते जाएंगे तो हम लोग इसमें मैकेनिज्म का प्रयोग करेंगे। आज 2 रिएक्शन बता रहे हैं, अल्टरनेट 1-2 दिन बीच लगा के हम लोग सारे रिएक्शन जो भी 30, 40, 50 रिएक्शन है सेकेंड ईयर के नाम वाले सबको डाल देंगे। कोल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया का पैटर्न आज आपको पता चला है। देखिए, कहीं अगर डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शंस है जो तुरंत एग्जाम के समय पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएंगे। अभी से 1 बार 2 बार 3 बार इसको पढ़ोगे क्लियरली समझ में आएंगे। ये रिएक्शन बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर समझ में आए तो ये मैथ की तरह चलते हैं। मैथ की तरह अगर आपको फॉर्मूला याद है रिप्लेसमेंट का तो ये बनते जाएंगे, नहीं याद है तो रुक जाएंगे, तो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। ओके, तो ध्यान रखिए इसको कि कब क्या बनेगा। कोल्बे अभिक्रिया में फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, राइमर टीमन अभिक्रिया में फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनेगा कब, जब CHCl3 का यूज करोगे तब, और सैलिसिलिक अम्ल बनेगा कब, जब यहां पर CCl4 का यूज करोगे तब। सारी कंडीशंस क्लियर हैं। आगे हम लोग वोल्टेज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, हंस-डीकर अभिक्रिया, गाटरमान-कोच अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत सी अभिक्रिया है। इसमें भी लगभग 30-40 रिएक्शंस हैं, उनको बारी बारी से लेके आते रहेंगे। ओके, आज इतना पे रहने दीजिए।